जो बात करनी थी हमें किरचॉफ्स लॉ की, तो किरचॉफ्स लॉ पे आते हैं। किरचॉफ्स ने 1845 में 2 लॉज प्रपोज किए थे जो कि बेसिक है सर्किट थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए। इसके जो फर्स्ट लॉ था वो कहता था किरचॉफ्स करंट लॉ, और KCL भी कहते हैं हम इन्हें। वो लॉ कहता था कि एक जंक्शन या नोड के ऊपर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। अब एल्जेब्रिक सम से क्या है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी कंसीडर करना है, वेदर द करंट इज एंटरिंग द जंक्शन और लीविंग द जंक्शन। तो इन दिस केस अगर आप एक सर्किट यहाँ पे जो फिगर दिया है उसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि I5 और I4 जो है 2 करंट है जो जंक्शन से लीव कर रहे हैं, और I1, I2, I3 जो है करंट है वो एंटर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL I1 का सम प्लस I2 का सम प्लस I3 का सम, इन तीनों करंट का सम जो रहेगा वो I4 और I5 के सम के बराबर रहेगा। बेसिकली दोस्तों ये जो KCL है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस है, जो कि 2 फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर है। तो ये पहला जो है KCL ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इस वजह से आप ये रिलेशन निकाल पाए हैं। सेकंड जो लॉ हम बात करने वाले हैं वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में होता क्या है कि एल्जेब्रिक सम और वेक्टर सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इन अ क्लोज लूप और पाथ इज 0। अगर हम बात करते हैं क्लोज पाथ की तो एलिमेंट्स रहते हैं, पैसिव एलिमेंट्स और सोर्सेस से मिलके क्लोज पाथ क्रिएट होते हैं। और क्लोज पाथ में अगर आप कोई भी एक पाथ में वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम करते हैं तो जो उनका समेशन होता है वो 0 आएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रिंसिपल बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसलिए आप देख सकते हैं जो सेकंड डायग्राम है इसमें V4 वोल्टेज जो है वो सोर्स है, पोटेंशियल राइज जिसकी वजह से हो रहा है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो है रेजिस्टिव एलिमेंट है जिनकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल राइज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल राइज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। इसलिए V4 जो रहेगा उसका वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। दूसरा तरीका क्या है आप कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे नोडल और मैश एनालिसिस में कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं KCL एंड KVL को फॉर सर्किट थ्योरी। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं नोडल एनालिसिस पे। नोडल एनालिसिस बेसिकली 2 लॉज से मिलके बनता है। पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा लॉ है ओम्स लॉ। अब हम कंसीडर क्या करते हैं, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन ये है कि आप करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस इज कंसीडर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं डायरेक्टली। इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया है कि 2 नोड कंसीडर करे हैं। नोड यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उसे हम नोड कहते हैं। यहाँ पे नोड बन रहा है A पे और दूसरा नोड बन रहा है B पे। अब हमने करंट के डायरेक्शन एज्यूम किए हैं कि करंट आ रहा है फ्रॉम सोर्स टू A नोड, A से 2 करंट जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू KCL दिस इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का सम सेम होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे माना कि जो इनकमिंग करंट है वो I1 है और आउटगोइंग करंट I2 और I3 है। तो I1 जो रहेगा वो I2 और I3 के समेशन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि I1 करंट क्या होगा। I1 करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज V बाय R, वेयर V क्या होगा, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम देखें यहाँ पे 20 वोल्ट्स हैं तो इस पॉइंट पे प्लस 20 वोल्ट आएगा। तो इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमें VA नहीं पता है वो VB भी नहीं पता है, इस नोड पे क्या वोल्टेज है, इस नोड पे क्या वोल्टेज है, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है निकालने का। तो हम इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि करंट हायर टू लोअर जा रहा है। तो 20 माइनस VA बाय 5 इज द करंट थ्रू दिस 5 ओम रेजिस्टेंस
VA by 10 is the current through this 10 ohm resistance और VA minus VB by 10 वो इस ब्रांच का करंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को ओम्स लॉ और KCL से मिला के इस तरह से लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट भी हम जब बात करेंगे बी नोट की, तो बी नोट पे जो इनकमिंग करंट रहेगा आपका वो रहेगा लेट सपोज I3 और इधर से 4 एम्पियर करंट भी इनकमिंग है। तो इनकमिंग करंट में I3 प्लस 4 एम्पियर करंट का सम जो रहेगा आउटगोइंग करंट जो कि हमने I4 एज्यूम किया है उसके बराबर हो जाएगा। तो इनकमिंग करंट हमने देखा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में VA माइनस VB आ रहा है बाय 10 प्लस 4 और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम नोडल एनालिसिस के केस में जो ये वाला पॉइंट रहता है इसको हम ग्राउंड से कनेक्टेड मानते हैं, इसलिए यहाँ पे VB माइनस 0 है। तो आप देख सकते हैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे, आप दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, जब इनको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आप इक्वेशंस के लिए यूज़ करते थे मैथमेटिक्स में। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको VA 20 वोल्ट मिलेगा और VB 40 वोल्ट मिलेगा। अब इस मेथड में क्या होगा कि आप किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको VA और VB पता है, आपको उस ब्रांच के अक्रॉस जो है करंट भी पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूं यहाँ पर VA माइनस VB बाई 10 यानी इस 10 ओम्स ब्रांच में करंट निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 20 माइनस 40 दैट इज़ माइनस 20 डिवाइड बाई 10 जो कि माइनस 2 एम्पियर रहेगा। तो यहाँ पे इस ब्रांच में 2 एम्पियर करंट रहेगा मोर और लेस। आपको साइंस के बारे में प्लस या माइनस करंट में आ रहा है तो उससे डरने की कोई बात नहीं है, वो सोली डिपेंड करता है कि आपने करंट की डायरेक्शन किस तरह एज्यूम की है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा मैश एनालिसिस रहेगा। जैसे हमने बात करी थी नोडल एनालिसिस की कि वो KCL प्लस ओम्स लॉ से मिलके बनता है, ऐसे ही मैश एनालिसिस जो रहता है वो KVL प्लस ओम्स लॉ से मिलके बनता है। अब इसमें देखिए एक सर्किट हमने कंसीडर किया है। अब सर्किट में हमने 2 लूप हैं, क्लोज पाथ 2 हैं। अब इस ब्रांच में आप नोट करिए कि इस ब्रांच में जो करंट रहेगा वो डिफरेंस करंट रहेगा। मतलब अगर ये करंट मैं I1 मानता हूँ और ये करंट मैं I2 मानता हूँ, तो इस ब्रांच में I1 और I2 का डिफरेंस फ्लो होगा, क्योंकि ये करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट नीचे आ रहा है। तो यहाँ से हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसमें डिफरेंस करंट फ्लो होगा। अब आइए दोस्तों एक नोट से हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से हम चलते हैं, तो सबसे पहले करंट के डायरेक्शन में हम पोलैरिटीज असाइन कर लेते हैं। पोलैरिटी मतलब अगर हम क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हैं तो हायर पोलैरिटी विल बी ऑन दिस साइड एंड दिस साइड। सो अब यहाँ से क्या होगा -30 प्लस 10 ओम्स प्लस 3I1 माइनस I2 प्लस 8 ओम्स। सो 8 प्लस 10 विल बी 18I1। सो हम लूप इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड लूप के लिए हम अगेन इक्वेशन लिखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा -18 प्लस 2I2 प्लस 1I1 दैट इज़ 3I1 हो जाएगा, 3I2 हो जाएगा ये। और नेक्स्ट क्या होगा प्लस 3I2 माइनस I1। इस लूप में जब कंसीडर करेंगे तो I2 को प्रेफरेंस देंगे, इस लूप में जब हम कंसीडर करेंगे तो हम I1 को प्रेफरेंस देंगे। अब अगेन यहाँ पे कितने 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको I1 2 एम्पियर मिलेगा और I2 आपको 4 एम्पियर मिलेगा। अब आपको अगर लूप करंट्स पता है तो आप कोई भी ब्रांच या कोई भी एलिमेंट या क्रॉस वोल्टेज आसानी से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इस ब्रांच के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है। उसके लिए आपको I2 माइनस I1 करना पड़ेगा, दैट इज़ 2 एम्पियर। ओके, 4 माइनस 2 एम्पियर, 2 इंटू 3 6 वोल्ट का ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे
तो अगेन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आपको मैश एनालिसिस से यूज़ करके 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली 3 लूप रहेंगे, क्लोज पाथ हैं, तो I1, I2, I3 रहेंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पोलैरिटी असाइन करके यहाँ पे मैश एनालिसिस का यूज़ करके करंट निकालना रहेगा। सेकंड केस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 नोड्स हैं अगेन, तो आपको क्या करना है, इन 2 नोड्स के ऊपर VA और VB की वैल्यू निकाल कर इस 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पता करना है। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको VB पता होना चाहिए और ये डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको VB पता चल जाएगा तो यही था। ठीक है, फिर बाय।